बिहार में विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया है। जिन 7 मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई, उसमें संजय सरावगी, सुनील कुमार, जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार उर्फ मंटू और विजय मंडल का नाम शामिल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में वो अपनी ही पार्टी के किसी भी नेता को जगह नहीं दिला पाए। सभी 7 मंत्री बीजेपी के कोटे से ही बनाए गए हैं। इसे लेकर जेडीयू के अंदर भी सुगबुगाहट दिखाई दे रही है, तो हम की तरफ से भी आंखें दिखाई जा रही हैं। विपक्ष ने तो खुलकर मोर्चा ही खोल दिया है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि पहले हम तो ये मानते थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर बीजेपी का विशेषाधिकार है। मंत्री, विभाग सभी कुछ बीजेपी के लोग तय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बस टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री क्यों बीजेपी के सामने नतमस्तक है। बीजेपी ने उन पर कब्जा कर रखा है या ईडी, सीबीआई और आईटी के डर से नीतीश कुमार मात्र मुख्यमंत्री के पद पर है। बीजेपी ने उनका विशेषाधिकार हनन करके कब्जा किया हुआ है। तो आरजेडी प्रवक्ता इजाज अहमद ने कहा कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, जिसमें चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, इसके नेता सत्ता के स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के अंदर दबाव की राजनीति चल रही है, अंदर खाने खेल चल। मोदी ने भागलपुर की रैली में कहा था कि वो साल में 300 दिन मखाना खाते हैं। इस पर तंज कसते हुए लालू यादव ने कहा कि इस बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है। अगली बार वो 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। लालू यादव ने कहा, अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाने खाने की बात कही है। अगली बार 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे, 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे, बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग का गमछा या कुर्ता पहनेंगे, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बजका, सुरजापुरी और मैथिली भाषा की 2 से 4 उधारी लाइनों से संबोधन की शुरुआत करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी और अन्य महापुरुषों से संबंध बताएंगे। बता दें कि बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में मखाने का जिक्र किया था। पीएम ने अपने संबोधन में कहा था, आपका मखाना आज देश ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है। मैं 365 दिन में 300 दिन जरूर मखाना खाता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से चुनाव आयोग की निष्पक्षता गंभीर सवालों से घिर गई है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है, उस पर बीजेपी के इशारों पर काम करने के आरोप लगा रहा है और अब विपक्ष की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ा निर्देश दिया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि वो जल्द से जल्द 2009 से 2024 तक महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में आयोजित लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची जारी करे। सुरजेवाला ने बताया कि महाराष्ट्र में मतदाताओं को जोड़ने और हटाने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पहले ही जवाब मांगा था, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि पिछले साल मई और अक्टूबर के बीच महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची में लगभग 48 लाख मतदाता जोड़े गए थे। सुरजेवाला ने कहा कि आयोग की प्रतिक्रिया को देखते हुए मैंने 29 दिसंबर को मतदान सूची डेटा के गहन विश्लेषण के लिए चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक उस पर काम नहीं हुआ। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। इस पर सुरजेवाला की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि मैंने इसका उल्लेख केवल इसलिए किया क्योंकि उन्हें ये कहने में 2 महीने लग गए कि अब हम जवाब देंगे। 2 महीने में उन्होंने कहा कि हम जवाब देने में और वक्त लेंगे। अगर उनकी समझ में यथाशीघ्र का मतलब यही है, तो ये एलिस इन वंडरलैंड की समय सीमा जैसा हो सकता है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 2009 की सूची निकालना, इससे जुड़ी जानकारियां निकालना इतना आसान नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने 3 महीने का वक्त मांगा है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 3 महीने के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि फाइल कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 महीने और। उन्होंने कहा कि जब सभी वोटर लिस्ट का डेटा चुनाव आयोग के सर्वर पर है, उसमें कोई बदलाव करना नहीं है, कुछ डेटा फाइल को कॉपी और पेस्ट करके देना है, इसमें क्या लॉजिस्टिक चुनौती है। निकाय चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर फिर विवाद छिड़ गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव में इस बार वोटिंग तो ईवीएम से ही होगी, लेकिन वोटर्स ये नहीं देख पाएंगे कि उनका वोट उसी प्रत्याशी को मिला है जिसे उन्होंने वोट दिया है, क्योंकि इस चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन नहीं लगी होगी।
ऐसे में वोटर को वोट डालने के बाद 7 सेकंड तक नजर आने वाली स्लिप नहीं दिखने वाली। मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि वीवीपैट नहीं लगाने के पीछे की वजह यह है कि आयोग जिन ईवीएम पर निकाय चुनाव में वोटिंग करा रहा है उसमें वीवीपैट मशीनें लग ही नहीं सकती और इस बारे में सभी राजनीतिक दलों को भी बता दिया गया है, जिसके बाद चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के आरोप लगने लगे हैं। दरअसल ईवीएम में वीवीपैट लगाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ा था। वीवीपैट मशीनों का सबसे पहला इस्तेमाल 2013 में नागालैंड के चुनाव में हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी ईवीएम मशीनों में इस तरह का सिस्टम लगाने का आदेश दिया था और अब जब चुनाव आयोग पहले से भी ज्यादा गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर आयोग की निष्पक्षता तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ईवीएम सही चुनाव के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा चुकी है। ईवीएम और वीवीपैट के वोटों में मिलान तक की मांग की गई। इन हालात में चुनाव आयोग का यह कदम वीवीपैट के बिना ईवीएम से चुनाव करवाने का फैसला गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में एक बार फिर विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के 19 जिलों के 41 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि हरियाणा कांग्रेस द्वारा पिछले दिनों ही हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह को मिलकर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हरियाणा में 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव ईवीएम मशीन की बजाय बैलेट पेपर से करवाए जाने की मांग की गई थी और इसके अलावा हरियाणा में SC/ST रिजर्वेशन को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने कहा था कि हरियाणा में निकाय चुनाव ईवीएम मशीनों से ही करवाए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रहा है? क्या ये फैसला लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर सवाल नहीं उठा? पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा सदस्य बनेंगे। इस तरह की चर्चाएं दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद से ही शुरू हो गई थी। पहले आपकी तरफ से इसे लेकर कहा जा रहा था कि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अब जो संकेत पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं उसमें साफ हो गया है कि पंजाब से आपके सांसद संजीव अरोड़ा अपनी सीट से इस्तीफा देंगे। संजीव अरोड़ा को भगवंत मान अपनी सरकार में मंत्री बना सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें लुधियाना सीट से उपचुनाव भी लड़ाया जाएगा। लुधियाना पश्चिम सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन आपकी तरफ से संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम सीट पर उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया गया है। संजीव अरोड़ा विधानसभा सीट जीतने के बाद राज्यसभा सीट खाली कर देंगे। उसके बाद बड़े आराम से अरविंद केजरीवाल इस सीट से राज्यसभा चले जाएंगे, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का बहुमत है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार भी नहीं उतारा जाएगा। पंजाब कांग्रेस की तरफ से तो लगातार इस तरह का दावा किया जा रहा था कि केजरीवाल अब पंजाब को अपनी सियासत का केंद्र बनाने वाले हैं। एक तरफ केजरीवाल के संसद जाने के संकेत मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपकी तरफ से इस तरह की खबरों को अभी भी खारिज किया जा रहा है। आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि लुधियाना सीट पर आपकी तरफ से सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में संजीव अरोड़ा को उतारा जा रहा है, जबकि केजरीवाल को राज्यसभा जाने को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से गलत है।